नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनमिसा क्लासेस में। आशा करते हैं कि आप सभी घर पे स्वस्थ होंगे और मस्ती के साथ पढ़ाई आप सभी की चल रही होगी। बीएड तृतीय सेमेस्टर में हिंदी शिक्षण अब अपने अंतिम क्रम में ही है। संभवतः कल के बाद आपको लेसन प्लान कैसे बनाना है इसकी जानकारी दी जाएगी। तो हमने अभी तक गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण और व्याकरण तथा व्याकरण शिक्षण के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज के इस वीडियो में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि व्याकरण शिक्षण करते समय हमें किन बातों का ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो जो चीज़ें न समझ आए कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करिए जिससे कि हमारा भी उत्साहवर्धन हो सके और इसे अन्य अपने बीएड तृतीय सेमेस्टर के प्रशिक्षार्थियों में शेयर करिए जिससे कि वे भी हमारी इस क्लास का लाभ उठा सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सके। ठीक है, तो चलिए बिना देर के भी हम शुरू करते हैं। देखिए, हिंदी शिक्षण में व्याकरण शिक्षण जब होता है यानी कक्षा में जब व्याकरण पढ़ाया जाता है तो उस समय क्या क्या चीज़ें एक शिक्षक को ध्यान देनी चाहिए यह परीक्षा में पूछता है। ठीक है, लघु उत्तरी में प्रश्न आ सकता है, इसलिए बहुत ही बिंदु अनिवार्य है, महत्वपूर्ण है। इसीलिए मैं आप सभी के समक्ष इसको लेकर के आज हाजिर हूँ। तो चलिए बिना देर के हुए चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या करना होगा हमें। सबसे पहले किसी का ध्यान देना है। सबसे पहला है व्याकरण शिक्षण का ज्ञान उचित कक्षा में प्रदान करें। उचित कक्षा में प्रदान करना चाहिए व्याकरण शिक्षण का ज्ञान। जैसे कि कक्षा 1 का बालक है, कक्षा 2 का बालक है, तो उसे व्याकरण शिक्षण का ज्ञान प्रदान नहीं करना चाहिए क्योंकि अभी वो क्या है, उसकी कक्षा छोटी है, अभी वो छोटी कक्षा में है। तो जब वह कक्षा 4-5 में जाए तब उसे व्याकरण शिक्षण का ज्ञान वहाँ से प्रदान करना चाहिए। हालांकि आज के समय में क्या है कि आज समय में यूजी क्या है, यूकेजी है, एलकेजी है, ये सभी जो क्लास हैं ये समझिए कक्षा 1 और कक्षा 2 का काम करती हैं। ठीक है, हम लोग के हिंदी मीडियम में कक्षा 1 और कक्षा 2 का काम करती हैं। इसलिए जब बच्चा कक्षा 1 में जाता है तो समझिए कक्षा 3 में चला गया। समझने को समझिए, कक्षा 3 में चला गया तो क्लास 1 में देखेंगे तो नाउन दे दिया रहेगा, थोड़ा सा प्रोनाउन की डिफिनेशन दे दिया रहेगा। फिर क्लास 2 में जाएगा तो फिर वही नाउन देगा, फिर वही प्रोनाउन देगा। तो जब नाउन देगा कक्षा 2 में तो उनके नाउन वाली किताब में जो इंग्लिश की है या हिंदी की है संज्ञा, तो उसे संज्ञा के 2 प्रकार दे देगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक जातिवाचक संज्ञा। फिर जब वह 3 कक्षा में जाएंगे तो देगा एक व्यक्तिवाचक, एक जातिवाचक और एक भाववाचक संज्ञा। फिर जब चौथी क्लास में जाएंगे तो संज्ञा के 5 प्रकार दे देगा, फिर सर्वनाम के प्रकार लगेगा देने। इस तरह से धीरे धीरे स्तर बढ़ाता रहता है। तो ये तो इंग्लिश मीडियम की बात होगी। तो कहने का अर्थ यह है कि व्याकरण शिक्षण का ज्ञान उचित कक्षा में प्रदान किया जाना चाहिए, यानी कि जब बालक थोड़ा बड़ा हो जाए, उसके कक्षा का स्तर बड़ा हो, तब व्याकरण का ज्ञान प्रदान करना उसे चाहिए। यह ध्यान देने वाली चीज़ है। आगे देखिए, दूसरा है कि भाषा के समुचित ज्ञान के बाद व्याकरण शिक्षण आरंभ हो। अब जब तक बालक को भाषा का सही ढंग से ज्ञान न हो जाए तब तक बालक को ये व्याकरण शिक्षण का ज्ञान प्रदान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी भाषा शुद्ध है नहीं और हम व्याकरण का ज्ञान लगेंगे पढ़ाने, ठीक है, प्रदान करने उसे, तो वह उसे नहीं समुचित ढंग से सीख पाएगा। वह व्याकरण भी लिखेगा तो व्याकरण न लिखे व्याकरण लिखेगा, वह को ब लिखेगा, वहाँ उसकी भाषा शुद्ध हो जाएगी। ठीक है, इसलिए पहले भाषा की शुद्धता पर जोर देना चाहिए। जब भाषा शुद्ध हो जाए तब उसमें बारीकी से क्या क्या अशुद्धियाँ हैं या उस भाषा के शब्दों को किस क्रम में रखना है इसकी जानकारी देना चाहिए व्याकरण शिक्षण के द्वारा। आगे देखेंगे तीसरा, व्याकरण का पाठ्यक्रम कक्षा स्तर के अनुकूल हो। जो पाठ्यक्रम हो वह भी कक्षा स्तर के अनुकूल, जैसा कि उन्होंने अभी आपको इसी में बताया कि कक्षा 1 की क्लास है तो आप सिर्फ उसमें नाउन की डिफिनेशन दीजिए। ठीक है, कि किसी व्यक्ति, वस्तु, नाम को संज्ञा कहते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, बस इतना। कक्षा 2 में गया वो तो कक्षा 2 में गया तो उसे पाठ्यक्रम डालिए कि संज्ञा 5 प्रकार की होती है। ठीक है, 5 के नाम डाल दीजिए। जब कक्षा 3 में गया तो आप डाल दीजिए कि संज्ञा 5 प्रकार की होती है, जिसमें से कि 2 का वर्णन नीचे किया गया, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक का दे दीजिए। ठीक है, मतलब कक्षा के अनुकूल जो है वह पाठ्यक्रम निर्मित किया जाए व्याकरण का। आगे देखिए, चौथे नंबर पे है व्याकरण शिक्षण आगमन विधि से आरंभ करके निगमन विधि पर समाप्त होना चाहिए। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज़ है आगमन विधि और निगमन विधि। देखिए, एक सूत्र होता है विज्ञास्थ आऊ, विज्ञास्थ आऊ। ठीक है, आप हर यहाँ पे होता है आगमन विधि।
आग मतलब होता है आगमन विधि। ध्यान समझिएगा, कुछ लोग होते हैं बस स्क्रीनशॉट ले लेंगे क्लास का और नोट्स बना लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स बना लेंगे और बस हो गया, समझते हैं नहीं बात को। जब परीक्षा में जाएंगे तो समझ ही नहीं आएगा क्या लिखना था। ठीक है, तो स्मार्टनेस ठीक है, लेकिन समझते हुए चलेंगे तो और भी ठीक रहेगा, क्योंकि यह जो समझेंगे आप तो चीज़ें स्थायी हो जाएंगी। और मेरा स्लोगन भी है कि पढ़ो ऐसा कि पढ़ा सको। ठीक है, तो मैंने ऐसी पढ़ाई की कि मैं आज आपकी समझ खड़ा होकर पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं भी चाहता हूँ कि जो मुझसे पढ़े वह भी आगे किसी को पढ़ा सके, समझा सके। सिर्फ खुद पास होने के लिए मत पढ़िए, दूसरों को भी पास कराने के लिए पढ़िए। ठीक है, तो देखिए बात है विज्ञास्त आव की। तो विज्ञास्त आव में जो आ है, आ फॉर आगमन विधि है, और ऊ का मतलब है उदाहरण। ठीक है, वो का मतलब है क्या, उदाहरण। और वी का मतलब होता है ज्ञा और स्थ। इन सब का मतलब होता है, देखिए इसका मतलब है स्थूल से सूक्ष्म की तरफ, इसका मतलब है स्थूल से सूक्ष्म की तरफ। ठीक है, उसके बाद ये जो है ज्ञा, ज्ञा का मतलब है ज्ञान से अज्ञात की तरफ, ज्ञात से अज्ञात की तरफ। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए। ठीक है, और ये जो वी है, वी का भी कुछ होता है, मतलब याद नहीं आ रहा है मुझे इसमें। ठीक है, क्या है वी का मतलब, जैसे कि वी का मतलब मुझे याद नहीं आ रहा है इसमें। ठीक है, तो जो भी होगा थोड़ा फिलहाल में ज्ञा अस्थक मतलब समझ लीजिए। तो ज्ञा मतलब होता है ज्ञा से ज्ञात तरफ, अस्थक मतलब स्थूल से सूक्ष्म की तरफ, आप मतलब आगमन विधि, और ऊ का मतलब उदाहरण। यानी कि जो आगमन विधि होती है, मूल चीज़ समझिए कि यह जो आगमन विधि होती है यह उदाहरण पे आधारित होती है। तो वही कह रहा है कि सबसे पहले उदाहरण दे करके बच्चे को समझाना, और निगमन विधि जो होती है यह किस पे होती है, यह सिद्धांतों पर आधारित होती है। ठीक है, यह सिद्धांत पर आधारित होती है। तो यही कह रहा है कि व्याकरण शिक्षण जो है आगमन विधि से शुरू करके निगमन विधि पे समाप्त करना चाहिए। यानी कि पढ़ाने से पहले उदाहरण देना चाहिए। जैसे हमें संज्ञा पढ़ाना है, सबसे पहले पूछेंगे बच्चों बताओ ये क्या है, कोई वस्तु है, तो बोलेंगे हाँ वस्तु है। यहाँ पे तुम्हें कौन कौन सी वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, सर मुझे ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है। या बच्चा का नहीं बता पा रहा तो हम बताएंगे देखो ये वस्तु दिखाई दे रही है, यह वस्तु दिखाई दे रही है, यह वस्तु दिखाई दे रही है। ठीक है, पहले उदाहरण दे करके तब बताना किसी वस्तु के नाम को भी हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, ये समझ आ रही होंगी। आगे देखिए, आगे है कि व्याकरण के नियम रटने के स्थान पर समझाए जाएं। ठीक है, व्याकरण के नियम क्या किया जाए, रटने के स्थान पर समझाए जाएं। तो यानी कि व्याकरण को रटाए न जाए, क्या किया जाए, रटने की जगह पे उसे समझाने का प्रयास किया जाए कि बालक उसे समझ सके। ठीक, रटने से काम नहीं होता, क्योंकि कहा गया कि रटंत विद्या अवंत नहीं और चपंती भोजन पचंत नहीं। ठीक है, आगे देखिए, और शिक्षण के समय आवश्यकता अनुसार सब विधि सामग्री का प्रयोग हो। सब विधि सामग्री का मतलब यह है कि जब हम शिक्षण करें तो हमें कुछ चीज़ें बच्चों को दिखा करके और कुछ चीज़ें बच्चों को सुना करके, ठीक है, कुछ चीज़ें समझा करके, सुना करके, और कुछ चीज़ें दिखा करके हमें प्रयोग जब करके बच्चे को समझाएंगे हम व्याकरण शिक्षा के बारे में, तो बच्चा अच्छे से समझ सकेगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बताना है संज्ञा के बारे में, तो संज्ञा में कोई वस्तु है, कोई स्थान है, तो इसको हम क्या अगर दिखा देंगे कि देखो बच्चा ये क्या है, यह मार्कर से दिखा देंगे तो और अच्छे से बालक समझ जाएगा। ठीक है, या फिर कोई चीज़ सब जगह कि रेडियो का प्रयोग करेंगे, रेडियो पर कोई कार्यक्रम अगर आ रहा है उसको भी हम सुना देंगे कि देखो यहाँ से आप देख सकते हो कि रेडियो में भी इसकी क्लास चल रही है ऑनलाइन। या फिर अपने आप मोबाइल का ही प्रयोग करिए, क्योंकि हाँ मोबाइल में आप घर जा करके देख लीजिए, क्योंकि मोबाइल क्या है, सब विधि से दोनों है। मोबाइल को हम देखते भी हैं और मोबाइल से हम सुनते भी हैं। ठीक है, तो मोबाइल का भी प्रयोग करके आप संज्ञा को समझाने का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि ऑनलाइन उस पर क्लास दे करके। ठीक, तो यही कह रहा है कि शिक्षण के समय आवश्यकता अनुसार सब विधि सामग्री का भी प्रयोग कर सकते हैं, दिखा करके और चीज़ों को सुना करके। आगे देखेंगे हम, बालकों के उबने पर शिक्षण कार्य नहीं करना चाहिए। अगर कोई बालक है वह उब रहा है, उसका मन नहीं लग रहा है, तो जबरदस्ती उसे नहीं पढ़ाना चाहिए। व्याकरण शिक्षक करते समय या किसी भी चीज़ का शिक्षक करते समय ये चीज़ लागू होती है। आगे देखिए, अभ्यास में दिए गए प्रश्नों में भिन्नता होनी चाहिए। जैसे कि हम जब अभ्यास के लिए प्रश्न दे रहे हैं बालक को, तो उसमें क्या होना चाहिए, भिन्नता होना चाहिए। जैसे कि रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए दे दिए कभी कभी, ठीक है, तो कभी हम दे दिए लिंग परिवर्तन से संबंधित गृह कार्य, या कभी दे दिए मिलान चिन्ह दे दिए। ठीक है, यानी अलग अलग प्रकार के गृह कार्य हमें देना चाहिए बालक को। ठीक है, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए।
तो इस तरह से यह व्याकरण शिक्षण में ध्यान देने योग्य जो बिंदु हैं यह समाप्त होते हैं। ऐसे शॉट ले लीजिए और उसके बाद कल से तैयार रहेगा आप सभी लोग, लेसन प्लान हम बनाना आपको बताएंगे। ठीक है, इसी के साथ मैं नीतीश मिश्रा आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।